अस्सलाम वालेकुम सबको, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। फंडामेंटल्स पे बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में और काफ़ी कुछ एक ही लेक्चर में आपने उसमें सीखा है। हम बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक्स के बारे में और वो काम कैसे करते हैं, और लेक्चर हमारा एंड हुआ था सेंट्रल बैंक क्या टूल यूज़ करता है, क्या वेपन यूज़ करता है अपने मुल्क में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन तो आज का हमारा टॉपिक है। तो अपने मुल्क की करेंसी की ओवर वैल्यू या डी वैल्यू जब हो रही होती है उसको कंट्रोल कैसे करता है। डेफिनेटली आप में से कई स्टूडेंट समझ भी गए होंगे कि यहाँ बात इन्फ्लेशन की ही हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होती है? आप बोलोगे कि कुछ अफराते ज़र इसको बोलेंगे, पैसे की वैल्यू का दिन ब दिन नीचे गिरना इन्फ्लेशन कहलाता है। ऐसे ही है। तो जस्ट अ सेकेंड, अब देखो, अगर तो आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होती है और आप समझते हो कि मुझे नहीं जानना कि ये क्या होती है, मुझे पता है, तो जो इन्फ्लेशन का आपको पता है और जो जिस तरह से इन्फ्लेशन को फॉरेक्स मार्केट में देखा जाता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, ज़रा समझ लो इसको। हर साल पैसे की वैल्यू कितना कम हुई है, हर साल एक मुल्क में उसकी करेंसी की वैल्यू कितना नीचे आई है, इसको उस मुल्क का इन्फ्लेशन रेट बोला जाता है। अगर एक साल पहले मेरे पास 1,00,000 रुपए थे और एक साल पहले मैं उस 1,00,000 रुपए से 100 चीजें खरीद सकता था, कुछ 100 चीजें थी जो 1,00,000 रुपए में आ रही थी उस टाइम, एक साल पहले। ठीक है, आज एक साल गुजरा और यही 100 चीजें, एग्जैक्टली यही 100 चीजें अगर मैं खरीदने जाता हूं तो 1,00,000 रुपए में आज ये 100 की जगह मुझे 95 मिल रही हैं। तो मेरे पूरे एक साल में 1,00,000 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट नीचे गिरी है? 5% नीचे गिर गई है। चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन अब 95 मिलेंगी, 100 नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा 1,00,000 रुपया एक साल बाद कम हो चुका है 1,00,000 रुपया ही, लेकिन वैल्यू उसकी कम हो चुकी है, 5% नीचे गिर गया। ये चीज़ देखते हुए गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि हमारा इस साल का, पिछले साल का जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 5% रहा है। 5% आपके पैसे की वैल्यू नीचे गिरी है। ठीक है, अगर एक साल बाद 1,00,000 रुपए में मैं यही चीज़ें लेने जाता हूं और मुझे 100 की बजाय 65 चीज़ें मिलती हैं, हिसाब लगाओ बात कहाँ की कहाँ पहुंची है। साल पहले 100 मिल जानी थी, मैंने 1,00,000 संभाल लिया, साल बाद आया हूं उन्हीं चीज़ों को लेने कि भाई साल पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था 100 दे दूंगा, कहता है दौड़ जाओ, भी फिलहाल 65 मिलनी है आपको। तो आप कहोगे 35,000 रुपया वैल्यू लूज कर गया मेरा 1,00,000 रुपया, मतलब 35% की इन्फ्लेशन वो हो गई है, 35% करेंसी नीचे गिर गई है। ये औकात है तुम्हारे पाकिस्तानी रुपए की इस टाइम। 35 के अराउंड तक तुम्हारी इन्फ्लेशन पहुंच चुकी थी। मुझे नहीं पता अभी आप कब देख रहे हो लेक्चर और इस टाइम कितनी है, लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस हिसाब से ऊपर जा रही थी। मतलब आपने 1,00,000 रुपया आज संभाल लिया बड़ा खुश होके अपनी अलमारी के अंदर, साल बाद उसकी वैल्यू 65,000 रुपये जितनी रह गई है। आपकी नज़र में तो वो 1,00,000 रुपया ही है, वो ताज़े ताज़े नोट आपने अपनी तरफ से नए नए नोट संभाल लिए होंगे। हर बंदे की कोशिश होती है ना कि नया नोट संभाले। तो ये वैल्यू है आपके पाकिस्तानी रुपए की। इन चीज़ों का हमें नहीं पता होता, एक आम आदमी को नहीं पता होता। उसकी कोशिश ये होती है कि पैसा बचाओ, पैसा संभाल के रखो। उसको क्या पता पैसे की हर साल वैल्यू नीचे गिरनी है, और हर साल गिरती है, लाजमी है हर साल पैसे की वैल्यू नीचे गिरना। लेकिन 35% तक नीचे गिर जाना, 30% तक नीचे गिर जाना, ये क्या है? तो वेलकम टू पाकिस्तान।
यहाँ पर ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना, वो अपना एक टारगेट करती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो डेवलप्ड की बात कर रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। वो टारगेट करती हैं 4 to 6% ईयरली इन्फ्लेशन। कुछ जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं वो 2 to 4% ईयरली इन्फ्लेशन टारगेट करती हैं। मतलब ये कि पूरे साल बाद हमारी करेंसी की वैल्यू 2 से 4% तक नीचे गिर जाए, ओके। ये वाली कंट्रीज टारगेट कर रही हैं कि 4 से 6% तक हमारे पैसे की वैल्यू नीचे गिर जाए, ओके। मतलब अगर इस कंट्री में आपके पास 1 लाख रुपया है तो वो एक साल के बाद तकरीबन उसकी वैल्यू 96,000 या 94,000 जितनी रह गई होगी। तो बर्दाश्त के काबिल है कि साल गुजर गया और 4,000 रुपये का नुकसान या 6,000 रुपये का नुकसान 1 लाख के पीछे, 4% या 6%। इस कंट्री में वो 2 से 4% नीचे गिरेगा। आपके ज़हन में इस टाइम ये क्वेश्चन भी पैदा हो रहा होगा कि भाई नीचे गिरता क्यों है, लाख लाख क्यों नहीं रहता, क्यों कम चीजें मिलती हैं साल बाद, ठीक है। क्यों आज से 6 महीने पहले मेरी सैलरी में मैं एयाशी करता था, आज मेरी सैलरी वही है और मेरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पेट्रोल कहां से कहां पहुंचा, डॉलर कहां से कहां पहुंचा। पहले मैं एक चीज़ 10 रुपए की लाता था, अब वो चीज़ मैं 35 रुपए की ला रहा हूँ, 30 रुपए की ला रहा हूँ। मेरी सैलरी वही है, मेरे खर्चे क्यों इतने ज़्यादा हो गए। तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता। तुम्हारी सैलरी रुपीज़ में है, तुम्हें रुपीज़ उतने ही मिल रहे हैं। तुम्हें 1 लाख रुपया ही है तुम्हारे पास, लेकिन अब उस 1 लाख में पहले 100 चीज़ें खरीदते थे, अब तुम 50 के काबिल भी नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा होना लाजमी है। ये जो 2 से 6 की बात कर रहा हूँ ना, ऐसा होना लाजमी है। ये अभी आगे जाके आपको बताता हूँ कि क्यों होना लाजमी है, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन को समझ लो, ये काम कैसे करती है। इन्फ्लेशन रेट सर्च कर लेना, इस टाइम आपके मुल्क में क्या चल रहा है, गूगल में जाके देख लेना, फिर अमेरिका में जाके देख लेना कि इस टाइम इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। देखो, ये 4 से 6 या 2 से 4% जहाँ पे टारगेट किया जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी 4 से 6 या 2 से 4% ही रहेगा। वहाँ पे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती होती है। अमेरिका में इन्फ्लेशन पिछले कुछ अरसे में 10% पे पहुँच गई थी सालाना। 10% में मुसीबत पड़ी हुई थी उन लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट को, जिम्मेदार लोगों को, कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हम 10% के करीब पहुंच गई है हमारी इन्फ्लेशन। तो उन्होंने इन्फ्लेशन को नीचे लाना चाहा। देखो, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये है कि आपके पैसे की वैल्यू नीचे आती जा रही है, पैसा डी वैल्यू हो रहा है। या तो आपने ज़्यादा छाप दिया, ठीक है, या फिर मार्केट में ठीक से बिजनेस नहीं हो रहा। पैसा उतना ही है लेकिन बिजनेस गिरते जा रहे हैं मार्केट में, तो वो पैसा फजूल मार्केट में उसकी वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक इन्फ्लेशन होती है डिमांड पुश इन्फ्लेशन। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो उस चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाती है। ये मैंने पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि एक सिनेमा में 100 सीटें हैं, वो 10 वीआईपी सीटें हैं और 90 सीटें नॉर्मल सीटें हैं। अब काफ़ी अमीर लोग वहाँ पे आते हैं, अब ज़ाहिर अमीर है, वही पैसा है, वो कहेंगे हमें वीआईपी सीट चाहिए। अब अमीर लोग हैं 50, सीटें हैं 10, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो सिनेमा वाले क्या करेंगे, सीट की टिकट अगर 2,000 रुपये की है तो वो उसको 4,000 रुपये कर देंगे, ताकि सिर्फ वही इसको ले सके जो इन सब अमीरों के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा अमीर है। समझ आई? अमीरों की भी कैटेगरी होती है ना, कि मैं 2,000 की ले सकता हूँ। एक अमीर कहेगा कि यार क्या 4,000, बकवास, दिमाग खराब है, ठीक है। और वो अमीर ज़्यादा अमीर होगा, सही कह रहा हूँ, वो जानता है कि पैसे की वैल्यू क्या है और उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। खैर, ये बात कहीं और निकल जाएगी। तो
यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम होने की वजह से सीड्स की प्राइस में इन्फ्लेशन हो गया। ये इन्फ्लेशन बर्दाश्त के काबिल है, ठीक है। जब डिमांड और लेवल वो सप्लाई लेवल पे आएगी तो दोबारा प्राइस वापस आ जाएगी, ठीक है। एक होती है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक ऐसी इन्फ्लेशन जिसको कोस्ट ने पुश किया हो, ठीक है। कोस्ट क्या होती है, मैं जो चीज़ें पाकिस्तान में बनाता हूँ वो चीज़ें बनती हैं उस रॉ मटेरियल से जो मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ। अब डॉलर ऊपर गया या कि वो जो मैं चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ ना उनकी प्राइस ऊपर चली गई है किसी भी वजह से, तो प्राइस ऊपर गई है तो अब मुझे उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। पहले मैं एक प्रोडक्ट 5 रुपए की मालियत में तैयार कर लेता था और मार्केट में वो 7 का बिक रहा है, 8 का बिक रहा है, 10 का बिक रहा है, ये मेरी सरदर्द नहीं है। मैं 5 में इसको तैयार कर लेता था, 6 में 7 में बेच देता था। अब यही मेरा प्रोडक्ट 8 रुपए में तैयार हो रहा है तो मैं 12 में 10 में इसको बेचूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट की वजह से मेरे प्रोडक्ट की प्राइस में इन्फ्लेशन आ गया। अब जाहिर है मैं अकेला तो नहीं ना, इंपोर्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, जो जो इंपोर्ट कर रहा है सारे साथ इफेक्ट होंगे, हर कोई अपनी प्राइस बढ़ा देगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में। ये डिमांड पुश से ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन चलो ये कॉस्ट भी कह लेते हैं, कभी ना कभी जाके हालात ठीक हो गए लेकिन एक बड़ा गंदे वाला इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। एक बड़ा गंदा इन्फ्लेशन होता है जिस गंद में इस टाइम तुम सब लोग रुल रहे हो, अगर तो पाकिस्तान में ये मेरा कोर्स देख रहे हो तो, ठीक है। उस इन्फ्लेशन की वजह होती है गवर्नमेंट का नोट ज़्यादा छाप देना। वो जब नोट ज़्यादा छाप देती है, मार्केट में फेंक देती है, तो वो नोट इवेंचुअली मार्केट में सर्कुलेट करने ना जाके, तो अब वहाँ के लोगों की औकात इतनी है कोई नहीं कि उन नोटों का सही इस्तेमाल कर सकें। मैं एक बैंक से लोन ले रहा हूँ 50 लाख रुपए का, ठीक है। वो लोन लेके मैं एक दुबई का टूर मार के आता हूँ, ठीक है, सही बुर्ज खलीफा में याशी युशी करके वापस आ जाता हूँ। अब अपना तो मैंने नुकसान किया ही किया, वो 50 लाख रुपए अलहदा मैंने मार्केट के अंदर सर्कुलेशन पे लगा दिए। रहने तो वो पाकिस्तान में ही है ना, यहाँ से उनको कन्वर्ट करके लेके जाऊंगा जहाँ भी जा रहा हूँ, मिसाल दी है आपको। अपना भी नुकसान किया, मुल्क की इकोनॉमी का भी मैंने बेरागरक किया, समझो इसको, ठीक है। मेरे पल्ले कुछ नहीं था। मैं अगर एक बिजनेसमैन होता तो मैं उस 50 लाख रुपए से एक फैक्ट्री लगाता, कोई प्रोडक्ट तैयार करता, उस प्रोडक्ट को बाहर बेचना शुरू करता, उससे ज़्यादा पैसा बनाता, मुल्क में वो प्रोडक्ट बनता, तो हो सकता है वो मुल्क से बाहर भी जाना शुरू हो जाता, ठीक है। डॉलर्स आना शुरू हो जाते मुल्क में। मैंने अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाया। अब मैंने उस 50 लाख रुपए का हक अदा कर दिया, लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं जो ऐसा करेंगे जहाँ पे तुम रह रहे हो। तो खैर ये तो मैंने लोगों की नाअहली बताई ना आपको, एक गवर्नमेंट की भी नाअहली होती है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो रहा होता है ना, सही एक्चुअल पैसा जो उसके पास होना चाहिए, कारोबार वगैरह सब कुछ, मुल्क की इकोनॉमी ठीक ठाक होने के बाद जो टैक्स बच रहे होते हैं उसको, वो उसकी मद में अगर उसके पास पैसा खत्म हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, नोट छापना शुरू कर देते हैं। नोट छाप के लोगों को धोखा देते हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देना शुरू कर देते हैं, खुद भी गवर्नमेंट कोई बिजनेस करना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट वो लोगों के साथ करना शुरू हो जाती है उन नोटों के बदले में, ठीक है। करप्शन, जो करप्ट आप लोग जानते ही हो, आप लोग तो रहते ही उन्होंने, तो वो इस तरह की जब डिसीजंस करते हैं तो लॉन्ग रन में 2, 3, 4, 6 महीने में, साल में पैसा जब मार्केट में सर्कुलेट करता है तो पैसे की वैल्यू ठक करके नीचे गिरती है। ये इन्फ्लेशन बहुत मुश्किल है। जब पैसे की वैल्यू नीचे गिरती है तो गवर्नमेंट कहती है कि मुझे अब पैसा रोकना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में जा चुका है। पिछली एग्जांपल में हमने ये समझा था ना पिछली क्लास में, तो वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि लोग कम पैसा लें, बैंक कम लोन लें, मार्केट में पैसा कम जाए।
तो किसी हद तक इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हुई होती है ना, तब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तब आप नोट छापना बंद भी कर दो, वो ऑलरेडी इतना नोट चला गया होता है मार्केट में कि वो ठीक होते होते अब अगले 5 साल लग जाने हैं। ठीक है, और अगले 5 साल गवर्नमेंट के पास कोई टैक्सेस भी उसके खर्चों के हिसाब से इकट्ठे नहीं होने, तो मजबूरन उसको नोट छापने पड़ने हैं, जैसे आप लोग कर रहे हो। कर्जा ले लिया कर्जा उतारने के लिए, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। मतलब जाहिर है कोई भी हालात जब ज्यादा बिगड़ते हैं तो वो फिर एम ही थोड़ी ना कंट्रोल हो जाते हैं। जब किया तो फिर भुगतो भी। सही है, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें जाके ये सब चीज़ों को इतना डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले कौन सा देखते हैं, हमें कौन सा इतना शऊर है पहले। सही है, तो अभी भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस लेवल पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस लेवल तक देख लो इसे। इन्फ्लेशन जब एक मुल्क में ज़्यादा होता है तो ये तीसरी तरह का जो इन्फ्लेशन है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इन्फ्लेशन होता है। इसको कंट्रोल फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के या कम करके भी नहीं किया जाता, नहीं होता कंट्रोल। हालात बिगड़ते रहते हैं, पैसा इस कदर मार्केट में फैल गया होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था बताया था ना आपको, याद होगा आपको, मुझे इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फौजियों की सैलरीज देने के लिए गवर्नमेंट ने धड़ाधड़ नोट छापे हैं। फौजियों बेचारों को पता नहीं था, वो तो तुम्हारे जैसे ही थे ना कि मुझे मेरी 1 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, तो वो 1 लाख रुपया मार्केट में ले जाना उन्होंने शुरू किया। 2-3 महीने गुजरे, उन्होंने कहा यार 1 लाख रुपए में पहले मैं इतनी चीज़ें ले रहा था, अब तो पैसे रेट ही ऊपर जाई जा रहा है चीज़ों का। तब जाके उनको समझ आई कि गवर्नमेंट ने नोट बहुत छाप दिया हुआ है, मुल्क में तो कारोबार ही कोई नहीं हो रहा, तो नोटों की ऐसा कागज का टुकड़ा क्या औकात है। शॉपिंग बैग्स भर के, क्या बताया था मैंने आपको, शॉपिंग बैग्स भर के एक डबल रोटी ब्रेड का पैकेट लेने जाते थे लोग, नोटों के साथ शॉपिंग बैग भर के। मैंने वो एक एग्जांपल में बताया भी था कि वो हाइपर इन्फ्लेशन मेरे ज़हन से निकल गया यार, उस कंट्री का क्या नाम था अभी मेरे ज़हन में था, खैर जो भी था, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हुई तो एक ट्रिलियन का नोट छापा गवर्नमेंट ने। 1 ट्रिलियन का नोट, 1 ट्रिलियन पता है कितना होता है? इस कदर चीजों की वैल्यू ऊपर जा चुकी थी, इस कदर करेंसी की वैल्यू गिर चुकी थी कि वो पहले तो लोगों को नोट शॉपरों में भर भर के डबल रोटी लेने जाना पा रहा है ना, तो गवर्नमेंट ने रिलीफ क्या दिया कि यार इतने नोट क्यों 100 के 1000 के भर के लेके जाने, हम तुम्हें 1 ट्रिलियन का एक नोट छाप देते हैं। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको अमेरिका की टांगों के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे जाके पकड़ना पड़ेगा और फिर आप उनको घुटने पकड़ के तरले करेंगे कि हमें डॉलर दे दें, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकी करेंसीज ने किया था, बाकी कंट्रीज ने किया था अपनी करेंसी के लिए। ठीक है, तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये वो अभी तो आपको मैं कह रहा हूँ ना 35%, 30%, ये हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर तो हज़ारों %, लाखों % तक इन्फ्लेशन पहुंच गई होती है। ये जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे चीज़ों की वैल्यू को डबल होने में 8 से 12 घंटे लग रहे थे। मतलब तुम्हें पता हो कि आज एक चीज़ तुम्हें बाहर से 50 रुपए की मिल रही है, 8 घंटे बाद ये 100 रुपए की हो जानी है, अगले 8 घंटे के बाद इसने 200 की हो जाना है, अगले 8 घंटे के बाद इसने 400 की हो जाना है, 400 के बाद 800, 800 के बाद 1600, 1600 के बाद 3200। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि वो तो अपनी जगह पे डबल ही हो रही है, वो डबल वाला फिगर वहीं पे है, लेकिन वो डबल देखो डबल की डबल होती जा रही है, कंपाउंडिंग होना। ठीक है, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन इस तरह से फैलता है और फिर इसको नहीं रोका जाता, फिर आपकी करेंसी खत्म ही होती है, फिर कोई नई करेंसी आप लेके आते हो, उसके पीछे आपने किसी का तल्ला किया होता है, तो जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। तो
होपफुली आपको इन्फ्लेशन की कैटेगरीज की समझ आ गई होगी, कितनी तरह की होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्फ्लेशन का होना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आपको पता हो, मैंने आपको भी क्या कहा कि बैंक नोट अपने पास नहीं रखता, बेवकूफ़ी करेगा ना, कि क्यों, नोट तो कागज़ का टुकड़ा है, उससे बेहतर कौन जानता है। उन नोटों को इन्वेस्ट करेगा, आप लोगों को दे देगा या आगे इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ करेगा। आप नोट संभालते हो, आप साल साल 2-2 साल आपकी कोशिश होती है कि नोट संभालें, घर के अंदर पड़े रहें, क्योंकि आपको इन रियलिटीज़ का नहीं पता होता। और अभी कुछ लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई है और वो उनको पता चला है कि यार हर साल पैसे की वैल्यू नीचे गिरता है। अब हर साल वाली तो दूर की बात है, अब हर महीने पैसे की वैल्यू नीचे गिर रही है, हर हफ्ते गिर रही है। तो लोग अब पैसे को संभालने की बजाय इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखो, पैसे को बनाया ही इन्वेस्ट करने के लिए गया है, खर्च करने के लिए गया है। सेंट्रल बैंक ने ये कागज़ के टुकड़े फ्रेम करने के लिए नहीं आपको दिए हुए, आपकी सहूलत के लिए इसको खर्च करने के लिए दिए हुए हैं। आप लोग अगर इसको संभालना शुरू कर दोगे तो मार्केट में ये नोट सर्कुलेट ही नहीं करेगा। और उसने दिया ताकि मार्केट में सर्कुलेट करे, मार्केट में कोई बिजनेस हो। ठीक है, बिजनेस तब भी होगा जब सर्कुलेट करेगा। पॉजिटिव बिजनेस या नेगेटिव बिजनेस बात की बात है, कुछ ना कुछ होगा जब पैसा मार्केट में आएगा। उसको आप संभाल के बैठ जाओगे तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। सेंट्रल बैंक ने क्या, वो बस एक पेपर के ऊपर साइन करके आपको दे दिया, इसको संभाल लो। क्या बेवकूफ़ी है यार, समझ रहे हो ना। वो लेक्चर्स आपने देखे हुए, आपको तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर होनी चाहिए। तो हर मुल्क टारगेट करता है कि भाई साहब हर साल करेंसी की वैल्यू इतना नीचे गिर जानी है, 4% 6% नीचे गिर जानी है। तो अब संभालना तो संभाल लो। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ के लोगों के माइंड भी डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए वो कंट्रीज़ डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, तो उनके माइंड डेवलप्ड होते हैं, वो जानते हैं कि यार 4% भी हमने गिरने नहीं देना। मतलब गिरना तो है ही है उसने, लेकिन हम इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ की गवर्नमेंट जानती है कि लोग अच्छा काम करते हैं, कारोबार अच्छा करते हैं, तो यहाँ पे 4-5% रख लो, ओके है। लोग इतना भी वैसे पैसे को संभालना पसंद नहीं करते। हमारे जैसे मुल्कों में 8-10% तक इसको टारगेट किया जाता है, कभी कभार 12% तक टारगेट किया जाता है सालाना। ठीक है, 8-10 वैसे इनफ होता है कि 8-10% तक इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। 1 लाख रुपया साल बाद 90,000 जितनी वैल्यू का रह जाए या 92,000 जितनी वैल्यू का रह जाए। गवर्नमेंट इतना टारगेट करती है ताकि लोग लाख रुपया संभाल के ना बैठ जाएं यार, उसको इन्वेस्ट करें कि लाख 1 साल बाद 1,20,000 की वैल्यू का हुआ हो। आज 1 लाख रुपये में तुम 100 चीज़ें ले रहे हो, कल को 120 चीज़ें ले सको, इतना पैसा लाओ उससे। गवर्नमेंट की कोशिश होती है, उसने दिया ही आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ ना कि पैसे का मकसद ही उसको खर्च करना है। तो कुछ लोग एक बुरा सा मुंह बना के मुझे कहते हैं वो भाई बचा लेना चाहिए मुश्किल वक्तों के लिए। मैं कहता हूँ यार क्या मतलब, हंसी आती है उन लोगों की छोटे दिमाग के ऊपर कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तुम कहाँ पहुँचे हुए हो। ये किसको नहीं पता कि मुश्किल वक्त में पैसे ही आपके काम आता है। मैं बोल कोई और चीज़ ना हूँ यार, पैसे को बनाया ही खर्च करने के लिए गया है। मेरे इस जुमले के पीछे बहुत कुछ अलग एक कोई चीज़ है जो आपको तभी पता होगी जब आपको पता होगी। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो गवर्नमेंट इसलिए टारगेट करती है कि पैसे की वैल्यू नीचे गिरे ताकि लोग इसको संभाल के ना बैठ जाएं, इसको खर्च करें, सर्कुलेशन में लाएं। ठीक है, तो इन्वेस्ट करके रखें। तो स्टिल अभी क्या कहने लगा था यार मैं एक सेकंड ज़रा। अच्छा, अगर आप ये कहते हो कि यार अगर हम इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं साल की 0%, कि यार पैसे की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, जो है वो रहे, तो अब पैसा संभालने में कोई मसला नहीं है। तुम लाख संभालो, 2 लाख संभालो, 10 करोड़ संभालो, तुम्हें पता है कि साल बाद इसकी वैल्यू 10 करोड़ ही रहनी है, कुछ नहीं नीचे गिरने वाला। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी क्या करेंगे, पैसा कमा रहे होंगे और इन्वेस्ट तो करेंगे आगे, लेकिन बचाना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं रिस्क भी है ना।
कई लोगों की सोच ऐसी होगी कि अब इसको संभाल लो, जो कमा लिया इसको संभाल लो, ये आगे आपके काम आएगा। सोच ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे देखो चीज़ों का बेड़ा गर्क हो जाना है। गवर्नमेंट ने बनाया उसको खर्च करने के लिए, तुम लोगों ने उसको संभालना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम लोगों ने वो कागज के टुकड़ों को पता नहीं क्या समझ लिया बाबा जी। ठीक है, तो उस लेवल पे जाके सोचो, चीज़ों का बेड़ा गर्क हो जाना है। नोट सर्कुलेट नहीं करेंगे, मार्केट में बिजनेस नहीं होगा, नया कोई कारोबार शुरू नहीं होगा, इकोनॉमी के लिए बहुत मसले खड़े होना शुरू हो जाने हैं। ठीक है, तो इसीलिए 0% इन्फ्लेशन टारगेट नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में, साल 2 साल में उसके नतीजे देखने पड़ जाने हैं आपको। ठीक है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 0% भी क्या, पैसे की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए। मतलब -2% इन्फ्लेशन, इनफैक्ट इसको डीफ्लेशन बोलते हैं। अब डीफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा, के पैसे की वैल्यू कम होने की बजाय ज्यादा हो रही है। अगर कोई ये कहता है ना कि मुल्क में 2% डीफ्लेशन है, तो इसका मतलब ये है कि -2% इन्फ्लेशन है। हर 1 साल के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,02,000 जितनी हो गई होगी ऑटोमेटिकली, बगैर कोई बिजनेस किए। तो अब अगर आपका डिफ्लेशन पहुंच जाता है 4% पे, 5% पे, तो मुझे बताओ 1 साल बाद तुम्हारा 1 लाख रुपया 1,05,000 जितनी वैल्यू का होगा। अब तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, संभालना शुरू कर दो इन कागज के टुकड़ों को। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, इन्फ्लेशन 10% पे भी पहुंचा, डेवलप्ड कंट्रीज में उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ पे 30-35 तक पहुंच गया, हमने कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन डीफ्लेशन अगर थोड़ा सा भी ऊपर निकल जाए ना, तो वो बेड़ा गर्क करके रख देता है उस करेंसी का। बहुत से लोग उसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लो कि डीफ्लेशन इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से तो आप कहोगे ना कि मेरी जेब में जो 1,000 रुपया पड़ा है, इसकी वैल्यू साल बाद बड़ी होनी चाहिए बगैर कुछ किए। तो हाँ, एक हार्डर आम के लेवल पे रहते हुए आप ये कह सकते हो कि आम आदमी की यही सोच होती है कि बगैर कुछ किए मिलता रहे। गवर्नमेंट्स, इकोनॉमीज, मुल्क, कंट्रीज ऐसे नहीं चलते हैं। ठीक है, अब होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खतरनाक है, इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल के काबिल होता है। हर मुल्क का अपना अपना एक थ्रेश होल्ड होता है यार। ठीक है, अमेरिका की बात करूं तो वो 2 से 4% टारगेट करते हैं। मैं यूरोप की बात करूं, वो 4 से 6% टारगेट करते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं, ज़रा सुन लो अब गौर से, अमेरिका में जिसकी करेंसी है यूएस डॉलर्स, ये कौन मैनेज कर रहा है? अमेरिका का सेंट्रल बैंक। अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है? उसको हम फेड बोलते हैं। सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व, उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम उसको फेड बोलते हैं। जैसे आरबीए, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसको आरबीए बोलते हैं। एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद हर मुल्क का अपना अपना यार, वो आरबीआई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद बीओजे, बैंक ऑफ जापान, ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है। और बीओई, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, हर मुल्क का अपना अपना बैंक है। ये तो छोटी सी चीज़ है, वह आपको वैसे भी आगे जाके पता चलने ही वाली है। इनफैक्ट इनके जो होते हैं, क्या कहते हैं, इनके जो हेड होते हैं, आपको उन तक के नाम पता होना चाहिए। जैसे फेड के इस टाइम हेड जेरोम पॉल हैं, बैंक ऑफ जापान के वो गवर्नर क्रूडा हैं, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वो क्या नाम है उनका, अभी नहीं आई है, पहले फिलिप लो थे उनके गवर्नर, और अभी
वो कि कहीं पे इनको गवर्नर बोलते हैं, कहीं पे हेड बोलते हैं, वो हेड की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम, जो पापा जी होते हैं, ठीक है। वो इस टाइम लेडी है, मिशेल बुलेक शायद उनका नाम है, इसका नहीं मुझे पता, ठीक है। तो इसका भी नहीं पता। पाकिस्तान और इन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था। ईसीबी इस टाइम क्रिस्टीन लगार्ड हैं, उनकी हेड। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बैले हैं। इसी तरह वो क्या नाम था यार, है बहुत सारे बैंक है, हर बैंक के, सेंट्रल बैंक के हेड का भी आपको पता होगा। ये बड़ी आसान चीज़ें, याद किए बगैर ही आपको नाम उन सब के पता होते हैं, ठीक है। एक दो दफ़ा आप पढ़ोगे आपको पता चल जाना है, उनकी शक्लें आपके ध्यान में आ जानी है, तो ये आगे जाए। अच्छा, मैं यूएसए की बात कर रहा था। यूएसए, यूएस डॉलर वहाँ की करेंसी है, और यहाँ का ईयरली टारगेट है 2 से 4% इन्फ्लेशन का, कि पैसे की वैल्यू 2 से 4% तक नीचे गिरे सालाना, इससे ज़्यादा ना हो। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट हर साल बाद नहीं आता, ठीक है। अभी फ़र्ज़ करते हैं दिसंबर आज ख़त्म हुआ है, जनवरी आया, तो अभी पिछले पूरे साल का इन्फ्लेशन कितना रहा है और आज इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया पिछले साल की इन्फ्लेशन को देखते हुए, इस तरह से फैसले नहीं होते। हर महीने के एंड पे इन्फ्लेशन के बारे में एक रिपोर्ट आती है कि इस महीने में इन्फ्लेशन कितना रहा है। उनको पता होता है कि पिछले 12 महीनों में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। वो पिछले 12 महीने पिछले साल के 12 महीने नहीं होते, इस महीने से पिछले जो 12 महीने हैं वो वहाँ का ईयरली इन्फ्लेशन है, ठीक है। फिर चाहे आप सितंबर में इन्फ्लेशन देख रहे हो कि ईयरली इन्फ्लेशन क्या है, तो पिछले महीने की अक्टूबर, पिछले ये जो अक्टूबर गुजरा है, सॉरी अगस्त गुजरा है, सॉरी सितंबर से पहले अगस्त आएगा। इस अगस्त से पिछले साल के अगस्त तक के जो 12 महीने हैं ना, सितंबर में ईयरली इन्फ्लेशन की बात उनकी हो रही है, ठीक है। अब पीछे अगस्त भी गुजर गया, अगस्त के महीने में इन्फ्लेशन कितना ऊपर गया है। फर्ज करते हैं ईयरली इन्फ्लेशन वहां पे चल रहा है इस टाइम 3.5%, ठीक है। और सिर्फ अगर अगस्त के महीने की बात करें, सिर्फ पिछले महीने की बात करें, तो पिछले महीने इन्फ्लेशन 0.5% ऊपर गया है, 0.5% ऊपर गया है। तो अब पिछले 12 महीनों में ये अगस्त का महीना भी ऐड हो जाना है, तो अगस्त के महीने का 0.5% जब ये 3.5 में ऐड होगा तो एवरेज याद है कैसे निकालते थे? तो ये पिछले महीने की एवरेज इन्फ्लेशन, पिछले पूरे साल की 12 महीनों की जो एवरेज इन्फ्लेशन आई हुई है उसको भी इफेक्ट करेगा। ये 4.0 नहीं हो जाएगा, ये 3.6 हो सकता है, 3.7 हो सकता है, एवरेजली ये इसको इफेक्ट करेगा। सिर्फ मिसाल दे रहा हूं आपको। तो जैसे ही एक महीना एंड होता है ना, अगला महीना चढ़ते साथ ही वहां की इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आती है कि पिछले महीने में इन्फ्लेशन ऊपर गया या नीचे आया। तो अगर तो पिछले महीने में इन्फ्लेशन ऊपर गया तो पिछला जो ईयरली इन्फ्लेशन चल रहा है वो उसको भी ऊपर लेके जाएगा, थोड़ा सा एवरेज में ऐड हो जाएगा ना एक और महीना, सही है। तो अगर तो नीचे गया तो वो एवरेज को भी नीचे लेके आएगा। हर महीने इन्फ्लेशन की एक रिपोर्ट आती है महीना एंड हो जाने के बाद। 31 तारीख आई, महीना एंड हो गया, अब अगले महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, कभी भी ये रिपोर्ट आ सकती है पिछले महीने की इन्फ्लेशन की। उसका इस महीने से कोई ताल्लुक नहीं है जो चल रहा है, इसकी अब अगले महीने आएगी। समझो इसको, हर मुल्क में हर महीने इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आती है और उस इन्फ्लेशन की रिपोर्ट को देखते हुए सेंट्रल बैंक ये फैसला करता है कि हमारी क्या करतूत है और हमने आगे क्या करना है, ठीक है। यूएसए के सेंट्रल बैंक ने, फेड ने टारगेट किया हुआ है, मैं इसको मिटा ही दूं यार, कि 2 से 4%। ये क्यों हैंग हो गया है यार, ये क्या इशू है? कितना? 2 से 4% हमारा टारगेट है। अभी एक महीना एंड होता है और उस महीने की रिपोर्ट आती है। अभी कह लो कि उनका 3.5 चल रहा है वो ईयरली
इन्फ्लेशन, तो ओके है, वो 2 से 4 के बीच में है, ठीक है, तो उनको कोई मसला नहीं है। अब ये इस महीने की रिपोर्ट आती है, वो बताती है इन्फ्लेशन ऊपर गया है। एक महीना और गुजरता है तो वो देखते हैं हमारा इन्फ्लेशन 3.7% हो चुका है। अब ज़ाहिर है 2 महीने गुजरे हैं तो उनकी सेंट्रल बैंक की मीटिंग भी एक आधी बीच में गुजर गई होगी ना, 1.5 महीने में एक मीटिंग आती है, तो वो कोई फैसला नहीं करेंगे अभी कि यार ठीक है ओके है, ये 3.7 है, हो सकता है अगली दफ़ा 3.6 आए, फिर 3.2 हो जाए, फिर 3.1 हो जाए, फिर 2.8 हो जाए, तो 2 से 4 के दरमियान मूव करता रहे, ओके, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब होता क्या है, एक महीना और गुजरता है, ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन 4% हो गया, ईयरली इन्फ्लेशन 4% हो गया। वो अभी भी कहेंगे हमें कोई मसला नहीं है, हो जाता है 4.5 तक भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं है, नीचे आ जाएगा खुद ही। कभी कभार वो डिमांड पुश, कॉस्ट पुश हो जाता है यार एक आधा महीने में इस तरह, तो ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना, डिमांड पुश कॉस्ट पुश, तो खुद ही डिमांड सप्लाई ठीक होगी, सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, ये नोटों की सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई भी मार्केट में, ठीक है, हम अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के नोटों की सप्लाई को रोक दें, कम कर दें, ये फैसला ठीक नहीं होगा। और अगले महीने इन्फ्लेशन जाती है 4.5 पे, वो कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, आ जाएगी नीचे, ठीक है, इन्फ्लेशन 4.7, 4.8 और 5.6 के करीब इन्फ्लेशन अब पहुंच चुकी है। 3-4 महीने गुजर चुके हैं। अब जब 6% पे इन्फ्लेशन पहुंची है ना, अब सेंट्रल बैंक ज़रा सीरियसली सोचना शुरू करेगा कि यार गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है, वो देखेगा कि यार कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी, डिमांड पुश इन्फ्लेशन थी, तो चलो 2-3 महीने गुजर गए हैं, नीचे आ जाना चाहिए था, ये तो ऊपर जाती जा रही है, तो कहीं नोटों की सप्लाई तो नहीं हमारी तरफ से ज़्यादा हुई हुई। हो सकता है हमने जो इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, हमने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है 3.6% पे, तो मैं कहता हूँ जी 3.6 ना करो, अभी यानी कंफ्यूज हो जाओगे, हमने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है 5%, तो हो सकता है ये 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग लोन लेते जा रहे हैं लेकिन कारोबार कोई नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से पैसे की वैल्यू नीचे गिर रही है। तो अब ज़रा इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। वो कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट हम कर रहे हैं 8%। अब इससे होगा क्या, अगर तो उनका ये फैसला ठीक था कि वाकई वो पैसे की वैल्यू इस वजह से गिर रही थी, तो अगले 3-4 महीने लोग जब लोन नहीं लेंगे तो हर महीने के डाटा के साथ साथ उनको पता चलता रहेगा कि इन्फ्लेशन 6% से वापस 5.3 पे आया है, अगले महीने 5.1 पे चला जाएगा, उससे अगले महीने 4.8, 4.5 और फिर वापस 2 से 4% की रेंज में आ जाएगा। वो कहेगा जी गुड डिसीजन, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सप्लाई ज़्यादा हुई थी, कंट्रोल हुई, इन्फ्लेशन नीचे आ गया, सही है। अब देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों एक सेंट्रल बैंक ने, ताकि अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊपर लेके जा सके, गिरती हुई करेंसी को वापस स्टेबल कर सके। देखो जब भी एक सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक चाहता है मेरी करेंसी की वैल्यू ऊपर जाए, ठीक है। अब एक सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, करेंसी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बढ़ाने वाला है, सेंट्रल बैंक है वही बढ़ाएगा। तो आज उसने ये कहा है कि मैं अगली मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा, तो आज ही करेंसी की वैल्यू ने ऊपर चले जाना है, ट्रेडर्स के बाइंग प्रेशर की वजह से। उसने अब बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, उसने इतना कह दिया है तो इसका मतलब है कि वो भर गया है। सेंट्रल बैंक है, कोई मजाक नहीं है, वो आपके साथ प्रैंक नहीं कर रहा, ठीक है। तो आज उसने कहा है कि मैं बढ़ाने वाला हूं, आज करेंसी का रेट ऊपर चला जाएगा। आज अगर वो कहता है कि मैं इंटरेस्ट रेट कम करने वाला हूं, देखो इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत कब पड़ती है, 6% पे इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 8% कर दिया, तो अब इन्फ्लेशन 6 से नीचे आती आती 3.5 पे पहुंची, 2.5 पे पहुंच गई और उसके बाद 1% पे पहुंच गया इन्फ्लेशन।
वो कहेंगे पैसे की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही ओवर होती जा रही है, ये डिफ्लेशन में बात ना चली जाए। तो अब वो लोग क्या कहेंगे, हम अपना इंटरेस्ट रेट वापस 5% कर रहे हैं या हो सकता है 4% कर दें कि यार कम कर दिया, लो हमसे पैसा। अब सेंट्रल बैंक क्या करना चाह रहा है, अपनी करेंसी की वैल्यू को थोड़ा नीचे लाना चाह रहा है, गिराना चाह रहा है कि इन्फ्लेशन वापस 2 से 4 के बीच में आ जाए, डिफ्लेशन पे बात ना चली जाए। तो जब सेंट्रल बैंक कहता है कि हम अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, करेंसी डीवैल्यू करना चाहते हैं। तो लोगों ने करेंसी सेल करना शुरू कर देनी है, ट्रेडर्स ने उस करेंसी को सेल करना शुरू कर देना। अब उसने अभी किया या नहीं किया, उसके कह देने से ही, कहते साथ ही वो है वाला कि कर दिया है, नहीं करने वाले हैं, ये हैं कहते साथ ही। अब चार्ट को देखोगे और आप भी कहोगे हैं एकदम से इतना नीचे, ट्रेडर्स ने सेल करना शुरू कर देना भाई। अब 1 महीने के बाद उसके इंटरेस्ट रेट कम करने से करेंसी नीचे आए या ना आए, 1 महीने के अंदर आ चुकी है। ठीक है, आगे जाके बताऊंगा। तो इस तरह से एक सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट कम करके। और सही बताऊं एक बात, कभी कभार बढ़ाने की या कम करने तक की नौबत ही नहीं आती। करेंसी की वैल्यू नीचे जा रही है, वो लोग करेंसी की वैल्यू को उठाना चाहते हैं, सेंट्रल बैंक आके कहेगा, हेड आके कहेगा मार्केट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार सोच रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, बढ़ा नहीं रहे, सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो करेंसी की वैल्यू को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। उसके ये कहने से ही ट्रेडर्स ने बाय करना शुरू कर देना है और करेंसी की वैल्यू ऊपर चली जानी है। अब अगर तो इस तरह करेंसी की वैल्यू ऊपर लेके जाके चीज़ें संभाली जा सकती हैं, तो हो सकता है वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं ही ना, वक्ती तौर पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, अपनी करेंसी की वैल्यू को ऊपर ले आए। आप लोगों को यूज़ करते हुए, ट्रेडर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने बाइंग करवाई, करेंसी की वैल्यू ऊपर आ गई। वहाँ पे जो इकोनॉमी ख़राब हो रही थी, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ख़राब हो रही थी किसी वजह से, वो ठीक हो गई, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। करेंसी की वैल्यू ऊपर, करेंसी की वैल्यू नीचे, सिर्फ कह देने से, सिर्फ कह देने से, करने से नहीं। मार्केट इतनी सेंसिटिव है, ठीक है, मैं बार बार ये जो कुछ कह देना यूज़ कर रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसे डायलॉग्स होंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, छप्पर फाड़ के पैसा दे सकते हैं आपको, कुछ लोगों के बोले हुए कुछ ऐसे डायलॉग्स। लेकिन मसला क्या है, उनका ध्यान रखना, वही रखना सिखाना है आपको। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन के साथ क्या ताल्लुक होता है, होपफुली आज की क्लास में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब डेफिनेटली आपको ये पता चल गया है कि अगर एक सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में है तो हमें वो करेंसी क्या करनी चाहिए, बाय करनी चाहिए। और अगर कोई सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करने के चक्कर में है तो हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। लेकिन इस चक्कर से पहले आपको ये पता चल जाए कि वो किस चक्कर में आने वाला है सेंट्रल बैंक, उसके लिए क्या देखना ज़रूरी है, बताओ। अगर तो समझदार हो जवाब दे दोगे इस टाइम कि उससे भी पहले अगर आपने उस मुल्क की इन्फ्लेशन के ऊपर एक नज़र रखी हो, वहाँ का टारगेट आपको पता हो और आपको ये पता हो कि हर महीने क्या डाटा आ रहा है, उस डाटा के मुताबिक सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है। तो अगर तो आप देखते हो आज कि इन्फ्लेशन आज टारगेट से ऊपर चली गई है, इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर चली गई है, इन्फ्लेशन ऊपर गई है मतलब करेंसी नीचे गिरी है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है। तो इस इन्फ्लेशन को ऊपर जाता हुआ देखते साथ ही, जैसे ही ये इन्फ्लेशन वाली रिपोर्ट आएगी मार्केट में, पिछले महीने की जो रिपोर्ट आई है इस महीने, वो रिपोर्ट देखते साथ ही उस करेंसी में ठक करके एक बाइंग प्रेशर आएगा। अभी ना सेंट्रल बैंक तक बात पहुंची है, ना सेंट्रल बैंक ने कुछ कहा है, कोई इशारा भी नहीं किया, सिर्फ उस इन्फ्लेशन की रिपोर्ट को देखते हुए उस करेंसी को ट्रेडर्स बाय करना शुरू कर देंगे। क्या वजह उसकी पता चली है ना, वजह कि यार इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है तो अब इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाने पड़ने हैं। ठीक है,
तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी। ये सब सोचते हुए ही ट्रेडर्स उस करेंसी को अभी से बाय कर लेंगे सिर्फ इन्फ्लेशन का डाटा देखते हुए। अगर इन्फ्लेशन टारगेट से नीचे आ गई है, 1% पे आ गई है, तो अब ट्रेडर्स क्या करेंगे? फ़ौरन उस करेंसी को सेल करना शुरू करेंगे कि भाई इस करेंसी के इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, इस रिपोर्ट को देखते हुए ये पता चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेडर्स इस तरह से मार्केट को लेके चलते हैं। आप जोन सी करेंसी को ट्रेड कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको वहाँ की इन्फ्लेशन क्या चल रही है, हर महीने की रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं मेरे भाई, जो सारी आपको बताने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेनी, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इनका ध्यान रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बेफिक्र रहो। आज आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि ज़्यादा इन्फ्लेशन का डाटा आए तो मार्केट कहाँ जाती है, इन्फ्लेशन कम आए, डाटा कम आए, रिपोर्ट कम आए तो मार्केट कहाँ जाती है और क्यों जाती है। लॉजिकल रीजंस आपको पता चल गई हैं। नहीं समझ आया, लेक्चर दोबारा देखना, इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स हैं फंडामेंटल्स की, इन्हीं के साथ आगे सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।